जो शख्स अपनी मां को तड़पता हुआ देखकर उन्हें एक अच्छे हॉस्पिटल में नहीं ले जा सकता था, जिसकी जेब में 1 रुपया नहीं था, वो शख्स आज महीने का 3-4 करोड़ रुपया कमा रहा है, लेकिन एक ख्वाहिश अभी भी अधूरी है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का एक ऐसा यूट्यूबर जिसकी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है, जिसे लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, नाम है उनका रजब भट्ट। आप उनके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा डिस्टर्ब एक ख्वाहिश को लेकर है। उनसे पूछा ये गया कि आपकी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश, जो शख्स महीने का 3 से 4 करोड़ रुपया कमाता है, उसके दिल में एक ऐसी ख्वाहिश है जो कि उसको लगता है कभी नहीं पूरी हो पाएगी। आप उनके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन ये नहीं जानते कि रजब भट्ट की जिंदगी में आखिर ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जिसके लिए वो रातों को उठ के भी तड़पने लग जाते हैं। दिन में अपना काम करते हुए, इतना रुपया पैसा कमाते हुए भी जब भी अपनी उस ख्वाहिश के बारे में सोचते हैं तो तड़प जाते हैं। आखिर क्या है ऐसा, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि जिस शख्स को आप इतना कामयाब देखते हैं, उसकी जिंदगी ऐसी नहीं थी। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं ताकि आप लोगों को पता चले कि कुछ भी हासिल करने के लिए सिर्फ सोशल मीडिया पर आकर बातें करना काफी नहीं होता। बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत सारे लोगों को माफ करना पड़ता है और बहुत सारी चीजों को इग्नोर करना पड़ता है। हत्ता कि ऐसे लोगों को भी इग्नोर करना पड़ता है जिन लोगों ने आप पर जुल्म और सितम किए होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप बहुत कुछ जान पाएंगे, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इनकी लाइफ स्टोरी और स्ट्रगल काफी फिल्मी है। बताते हैं कि शादी के 7-8 साल गुजर गए मेरे माँ बाप के, लेकिन इनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। काफी मनते और मुरादे मांगने के बाद मैं इस दुनिया में आया। अब जाहिर है कि जिस बेटे को इतनी मनतों और मुरादों के बाद पाया हो तो उसके बारे में यही सोचा जाता है कि वो पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जाए। तो इनके माँ बाप भी यही चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जाए, लेकिन अफसोस रजब भट्ट के दिमाग में पढ़ाई उतरती नहीं थी और ना ही वो पढ़ना चाहते थे, और पढ़ाई के मामले में कई बार अपने मामू से मार भी खा चुके थे। लेकिन क्या करें, इतनी मार खाने के बावजूद भी वो पढ़ ना सके। लेकिन क्या करते, जब इतनी मार खाने के बावजूद भी पढ़ाई उनके दिमाग पर असर नहीं कर रही थी तो उन्होंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर दी। उनका पैशन बन गया और वो चाहते थे कि मैं बॉडी बिल्डिंग में बहुत नाम कमाऊं। और रजब भट्ट ने अपने पैशन को तरजीह देते हुए एफए के इम्तिहानात को छोड़कर बॉडी बिल्डिंग का मुकाबला लड़ने चले गए और सबकी लान तान को देखते हुए फैसला यही किया कि अब मैं बस बॉडी बिल्डिंग ही करूंगा। वो बताते हैं कि इन्हीं दिनों में बहुत ही गलत कंपनी में पड़ गया था। हर वक्त लड़ाई झगड़ा और बदमाशी करता रहता था। मेरी अम्मी अपना घर छोड़कर मुझे साइड पर ले आई थी और एक कच्चा सा मकान लिया, क्योंकि किराए के पैसे इतने ज्यादा होते नहीं थे। मेरी माँ ने मुझे कहा कि अब मैं तुम्हें ले आई हूँ सबसे दूर, अब तू कर अपना शौक पूरा, कर बॉडी बिल्डिंग। और मेरी माँ मेरे सप्लीमेंट और मेरे अखराजात पूरे करने के लिए सारा दिन और रात कपड़े सिलाई किया करती थी। लेकिन अम्मी को दिन रात काम करता हुआ देखकर तब भी मेरी नाकस अक्ल में ये बात नहीं आई कि मुझे इस उम्र में माँ बाप का सहारा बनना चाहिए। मैं तो उन पर बोझ बना हुआ हूं, वो मेरे अखराजात पूरा करने के लिए दिन रात काम करते हैं। खैर वक्त गुजरता रहा और एक दिन अम्मी वॉशरूम में गिर गई और उनकी टांग की हड्डी टूट गई। अब मैं उनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए सोच में पड़ गया, क्योंकि मेरी जेब खाली थी। मैं सोच रहा था कि मेरे पास टोले शोले तो है, लेकिन जेब मेरी खाली है। मेरी माँ 1 घंटे तक दर्द से चीखती रही, लेकिन मेरी जेब में पैसे नहीं थे। मैं क्या करता। आखिरकार मैंने अपने मामू को फोन किया और मेरे मामू ने गाड़ी भेजी और मैं अपनी अम्मी को लेकर सरकारी हॉस्पिटल गया। आई कर रही है, मेरे लिए मेहनत मजदूरी कर रही है। तब मैंने ये फैसला कर लिया कि बस अब मेहनत मजदूरी करनी है, और तब से मैंने स्ट्रगल स्टार्ट की। मैंने ऑफिस बॉय का भी काम किया, लोगों के लिए चाय भी बनाई, कॉटन भी उठाए और बहुत सारी मजदूरियां की, लेकिन बॉडी बिल्डिंग ना छोड़ी। आखिरकार बॉडी बिल्डिंग करता रहा, लेकिन जब मैं मुकाबला जीता तो मुझे मिला क्या, 40,000 रुपए और एक पट्टा। और जब मेरी माँ ने देखा कि मेरा बेटा इतनी मेहनत मजदूरी कर रहा है लेकिन उसको मिलता इतना कुछ नहीं है, तो उन्होंने क्या किया कि उनके पास पड़ा हुआ जो 2 तोला सोना था वो उन्होंने बेच दिया और उन पैसों से मैंने एक गाड़ी ली जो कि रेंट पर चलती थी। उस वक्त मुझे 30,000 रुपए मिला करते थे और वो 30,000 रुपए मेरे लिए बहुत थे। उसके साथ साथ मेरे मामू भी बिजनेस आइडियाज देते रहते थे, काम करवाया करते थे। लेकिन तब मैंने सोचा कि ख्वाब कुछ बड़े देखने चाहिए, कुछ बड़ा सोचना चाहिए। मैंने जिम ट्रेनिंग स्टार्ट की, लेकिन उसके साथ साथ जब मैं YouTube पर आया और YouTube पर वीडियोस बनाने लगा तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स बढ़ते चले गए और मुझे पता ही नहीं चला। अब बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि आपके पास जो कुछ है वो सिर्फ अपनी बीवी के नसीब से है। अभी कुछ दिन पहले उनकी बीवी ने भी यही कहा था कि जब मैं आपसे पहली बार मिली थी तब आपके सब्सक्राइबर्स बहुत कम थे, लेकिन जैसे ही मेरा और आपका निकाह हुआ तो आपके सब्सक्राइबर्स बहुत बढ़ गए। यानी कि
मेरी वजह से आपके रिस्क में भी बहुत इजाफा हुआ। उन्होंने इस बात को मानते हुए ये कहा कि मेरी जिंदगी में 3 औरतें बहुत लकी हैं, एक मेरी माँ, दूसरी मेरी बीवी और तीसरी मेरी बहन। ये तीनों मेरे लिए बहुत लकी हैं। लेकिन मैं ये बात समझता हूँ जब लोग ये कहते हैं ना कि तुम अपनी बीवी का नसीब खा रहे हो, तुम अपने बच्चों का नसीब खा रहे हो, तुम फलां का नसीब खा रहे हो, तुम फलां का नसीब खा रहे हो, तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि उस शख्स का अपना पर्सनल नसीब कहाँ गया। जो शख्स खुद मेहनत करता है, खुद मजदूरियां करता है, सब कुछ करता है, उसका अपना नसीब कहाँ गया। एक और वाकया उन्होंने सुनाया कि जब मेरे हालात बहुत ख़राब थे और मैं मेहनत मजदूरी किया करता था, तो एक लड़की के चक्कर में, शायद यही वाकया था, कुछ लड़के मेरे घर के आगे आकर मुझे बहुत मार पीट कर गए थे। छड़ियों से मारा था, छुरियों से मारा था और मेरा पूरा जिस्म लहू लुहान था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। मेरी माँ मुझे देखती थी, तड़पती थी, रोती थी। और जाहिर है जिस बेटे को उन्होंने 7-8 साल बाद पाया हो, मतलब शादी का इतना टाइम गुजर गया और इतनी मंतों और मुरादों के बाद जब बेटा पैदा हुआ हो और उसी बेटे को आप लहू लुहान देखें तो क्या गुजरती होगी माँ पर। माँ का तो कलेजा फट जाता होगा। लेकिन वो उस वक्त तो कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन इस वक्त मेरे पास इतनी पावर है कि मैं चाहूं तो उन्हें घर से भी उठवा सकता हूं। अब मेरे इतने ताल्लुकात हैं, लेकिन अब मैं आजिज हो गया हूं। जब भी मैं उनसे मिलता हूं बहुत अच्छे से मिलता हूं और उनको याद भी नहीं करवाता कि तुमने मेरे साथ क्या किया था। अब आ जाते हैं उनकी आखिरी ख्वाहिश पर। वो कहते हैं कि अगर मुझे यूट्यूब इजाजत दे कि अगर तुम 2 साल बाद भी वापस आओगे तो तुम्हारी इसी तरह से व्यूअरशिप होगी, इसी तरह से सब्सक्राइबर्स होंगे, इसी तरह तुम्हारे व्यूज आएंगे, तो मैं ये सब कुछ छोड़कर अपनी आखिरी ख्वाहिश ये पूरी करना चाहूंगा कि मैं बॉडी बिल्डर बनूं और एक बहुत बड़ा टाइटल लेकर आऊं, बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर बनकर बहुत बड़ा मुकाबला जीत कर पाकिस्तान का नाम तो नहीं, खैर उन्होंने कहा कि मैं अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर बनना चाहता हूं। देखिए, जिस इंसान के पास सब कुछ आ गया, जो शख्स अपनी माँ को तड़पता हुआ देखकर उन्हें एक अच्छे हॉस्पिटल में नहीं ले जा सकता था, जिसकी जेब में 1 रुपया नहीं था, जिसके पास इन ड्राइव टैक्सी या कैब कुछ भी कराने के लिए पैसे नहीं थे, वो शख्स आज महीने का 3-4 करोड़ रुपया कमा रहा है। लेकिन एक ख्वाहिश अभी भी अधूरी है। इसलिए याद रखेंगे, इंसान की सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। जब इंसान ये सोचता है ना कि जो मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े ख्वाब देखने चाहिए, लेकिन ये ना सोचें कि जो भी दुनिया में लोग हैं जिनके पास पैसा, दौलत, शोहरत सब कुछ है, उनकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो गई हैं। देखें, अब अगर वो रात को 3 बजे तक, 4 बजे तक टिकटॉक पर बैठते हैं और वहां से 30-40 लाख रुपए कमाकर गरीबों में बांट देते हैं और यूट्यूब से 3-4 करोड़ रुपया कमाते हैं जो कि वो अपने इस्तेमाल में रखते हैं, आप सोचें कि आप सोचते होंगे कि रजब भट्ट के पास किस चीज की कमी है। लेकिन वो कहते हैं कि अगर यूट्यूब इस चीज की इजाजत दे और गारंटी दे कि मैं जब 2-3 साल बाद वापस यूट्यूब पर आऊंगा तो इसी तरह से मेरी व्यूअरशिप होगी, तो मैं आज ही यूट्यूब छोड़कर बॉडी बिल्डिंग करना चाहूंगा। देखिए, उनके दिमाग में वो ख्वाहिश वहीं पर है, वो बाकी है। इसलिए आप ना सोचें कि जो कुछ आपकी जिंदगी में है वो सब कुछ, बहुत सारे गरीब गुरबा हालात बुरे, लेकिन डट के बॉडी बिल्डिंग करते हैं। उनके पास रजब भट्ट की तरह पैसा, दौलत, शोहरत कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, मुकाबले लड़ते हैं, अपनी मर्जी से अपनी सब तरह की ख्वाहिशात पूरी करते हैं। लेकिन रजब भट्ट के पास सब कुछ है। अगर आज रजब भट्ट इस चीज से ब्रेक लेते हैं तो यकीनन कल कोई और होगा, क्योंकि आज से कुछ अरसा पहले पाकिस्तान में सबसे ज्यादा डकी भाई कोई देखा जाता था, लेकिन अब डकी भाई के व्यूज आते हैं, सब चीजें हैं, लेकिन रजब भट्ट उनसे ऊपर जा चुके हैं और ये वो खुद भी मानते हैं। हमेशा कोई भी इतना पावरफुल नहीं रहता, हमेशा सबका नाम नहीं रहता। किसी दौर में वहीद मुराद हुआ करते थे, फिर नदीम हुआ करते थे, फिर उसके बाद सुल्तान राय साहब हुआ करते थे। सब एक एक करके गुमनामियों की जिंदगी में चले गए, कुछ दुनिया से चले गए और कुछ गुमनाम हो गए। कोई नहीं जानता आज वो क्या कर रहे हैं, कहां पर हैं। बाबरा शरीफ हुआ करती थी और आज सज्जल है, हानिया है, बहुत लोग हैं। जिंदगी में इसी तरह से ये सर्कल चलता रहेगा, कोई आएगा, कोई चला जाएगा, कोई फेमस हो जाएगा, कोई डूब जाएगा। ये जिंदगी का हिस्सा है। याद रखें, जो है उस पर डट के जियो, मजे करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। लेकिन कुछ हासिल करने के लिए रजब भट्ट के पीछे मत भागे या किसी और के पीछे मत भागे। सुमैर चौधरी के दरवाजे पे या किसी के दरवाजे पर आने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह से मांगो, वही देगा। वो चाहे तो रातों रात 10 मिलियन क्या 100 मिलियन सब्सक्राइबर कर दे, वो चाहे तो रातों रात तुम्हें करोड़पति अरबपति कर दे। कोई नहीं जानेगा
किसी को समझ नहीं आएगी कब कैसे कहाँ से इतना कुछ मिल गया। ये मत सोचें कि रजब भट्ट से दोस्ती हो जाए या फलां से दोस्ती हो जाए या उसके साथ व्लॉग बना लूँ, उसके साथ वीडियोस बना लूँ तो क्लिक कर जाऊंगा। मुझे आप देख ले, आज तक किसी के साथ वीडियोस नहीं बनाई। जब चाहूँ जिसके साथ चाहूँ अल्हम्दुलिल्लाह पॉडकास्ट भी कर सकता हूँ, इंटरव्यूज भी कर सकता हूँ, लेकिन एक कमरे, एक कैमरे और चंद लाइट्स के साथ आपके सामने बैठता हूँ। थोड़े बहुत लोग देख लेते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो देखते हैं खुश हूँ, अपनी जिंदगी में खुश हूँ। इसलिए अपनी खुशियों में खुश रहना सीखें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।